हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। आज इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 3 देखने वाले हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारा चैप्टर चल रहा है। ये एनसीईआरटी सीरीज का 27वां चैप्टर है। बायो का ये 11वां चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर में हम लोग 200 सवाल कवर करेंगे, 5 पार्ट्स में कवर करेंगे। पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मैंने, ये पार्ट 3 है। और इस पार्ट 3 में हम लोग जीवाणुओं पर आधारित सवालों को देखेंगे। इस पार्ट 3 को आप एक चैप्टर के तौर पर भी समझ सकते हो। मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसे एक टॉपिक के तौर पे मैं करवा रहा हूँ आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में, लेकिन अदर टीचर्स, बाकी टीचर्स बैक्टीरिया को एज ए चैप्टर पढ़ाते हैं। तो आप इस पार्ट 3 को एक चैप्टर के तौर पर समझ सकते हो, क्योंकि हम लोग बैक्टीरिया के ऊपर 59 MCQs देखने वाले हैं। हम लोग अच्छे से बैक्टीरिया को कवर करेंगे। तो आप में से जो भी थे जो कमेंट कर रहे थे कि बैक्टीरिया चैप्टर को करवाइए, तो आप इसको एक चैप्टर के तौर पर ही मानो इस पार्ट 3 को। इस चैप्टर का पार्ट 1 और 2 या फिर एनसीईआरटी सीरीज के अंदर मैंने जितने भी चैप्टर्स करवाए हैं उन सबको देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को आप चेक करो। एनसीईआरटी नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, सारे ही चैप्टर्स आपको इसमें मिल जाएगा। 2018 में जो ग्रुप डी और एलबी की परीक्षा हुई, 2019 में जो आरआरबी जेईई की परीक्षा हुई, उसमें जो सामान्य विज्ञान के सवाल पूछे गए थे जो कि 5000 से भी ज़्यादा है, आप इन सब को बाई कर सकते हो PDF के रूप में हमारे ई-बुक्स स्टोर पे। साथ में सामान्य ज्ञान में पूछे गए वो सारे ही सवाल 2019 में एसएससी के विभिन्न एग्जामों में आप उसे भी प्राप्त कर सकते हो। एनसीईआरटी सीरीज का ये 27वां चैप्टर है। 25वां चैप्टर तक मैंने 2400 से भी ज़्यादा सवाल करवाए हैं एनसीईआरटी सीरीज में, तो उसका भी आप PDF बाई कर सकते हो हमारे इस ई-बुक्स स्टोर पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर इसे आप अपने ब्राउजर में सर्च मारो। आप में से बहुत सारे पूछते हैं कि ये जो एनसीईआरटी वाला ई-बुक है, इसमें जो 2400 से ज़्यादा सवाल हैं, क्या ये वही सवाल है जो मैंने करवाए हैं वीडियो में? तो बिल्कुल ये वही सवाल है इस ई-बुक के अंदर जो मैंने वीडियोज में करवाए हैं। हमारा यूनिट चल रहा है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। हम लोगों ने कवर किया हुआ इसमें द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को। हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर चल रहा है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इस चैप्टर को हम लोग 5 पार्ट्स में कवर करेंगे। पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, वैज्ञानिक और उनके द्वारा दिए गए वर्गीकरण के बारे में। पार्ट 2 में हम लोगों ने किंगडम मोनेरा स्टार्ट किया था, जिसके अंदर आर्कियोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा के ऊपर हम लोगों ने सवालों को देखा था। पार्ट 3 में हम लोग किंगडम मोनेरा को आगे बढ़ाएंगे और इसमें कंप्लीट बैक्टीरिया को हम लोग खत्म करेंगे। पार्ट 4 में हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा के ऊपर सवाल देखेंगे। पार्ट 5 में हम लोग फंजाई और कुछ मिक्स सवालों को देखेंगे। सेकेंड पार्ट में मैंने यहाँ पर वायरस लिखा था पार्ट 5 में, लेकिन हमारा 200 सवाल वायरस को अगर मैं नहीं भी करवाता हूँ तो 200 सवाल हमारे इसमें पूरे हो जाएंगे। तो जब हमारा ये यूनिट समाप्त हो जाएगा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, तब मैं वायरस को एक अलग चैप्टर के तौर पर करवाऊंगा। वहाँ मैं अच्छे से करवा पाऊंगा, क्योंकि 200 सवालों में अगर मैं वायरस को डाला तो फिर चैप्टर सही से पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैं वायरस के ऊपर सवालों को एक अलग चैप्टर के तौर पर करवाऊंगा। किंगडम मोनेरा के बारे में मैंने आपसे कहा था कि इसमें केवल बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया है। किंगडम मोनेरा में हम लोगों ने देखा था आर्कियोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और देखा माइकोप्लाज्मा के बारे में, और मैंने कहा कि ये भी बैक्टीरिया है, ये भी बैक्टीरिया है, ये भी बैक्टीरिया है। तो आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि फिर आज जो हम लोग बैक्टीरिया देखने वाले हैं, बैक्टीरिया के ऊपर सवाल करने वाले हैं, ये कौन सा बैक्टीरिया है? ये तो समझ में आया कि ये आर्कियोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा है। ये कौन सा बैक्टीरिया है जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? तो इसी को समझाने के लिए मैंने ये बनाया हुआ है स्लाइड। देखो, ये पूरा किंगडम मोनेरा के सदस्य हैं, जो कि जानते हो आप बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया है। तो ये सारे बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया हैं, जिसमें कि मैंने कहा कि ये वाला जो स्टार है ये है आर्कियोबैक्टीरिया, ये है साइनोबैक्टीरिया और ये है माइकोप्लाज्मा, ये है साइनोबैक्टीरिया। अब इस सब को छोड़ दें तो बाकी भी बहुत सारे बचते हैं। ये सारे जो बैक्टीरिया हैं इसे हम लोग सिंपली बैक्टीरिया ही बोलते हैं, ठीक है। इन सब को छोड़ दें तो बाकी जितने भी मेंबर हैं अभी किंगडम मोनेरा के अंदर, इसे हम सिंपली बैक्टीरिया बोलते हैं, क्योंकि इनकी संख्या अधिक है। आर्कियोबैक्टीरिया संख्या में थोड़े बहुत है। थोड़े बहुत कहने का मतलब कि इन सारे बैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में थोड़े बहुत हैं। माइकोप्लाज्मा भी संख्या में कम है, साइनोबैक्टीरिया भी संख्या में कम है। फिर से बोल रहा हूँ कि इनके तुलना में संख्या में कम है। अब बचते हैं ये सारे जो कि समान है, लगभग एक समान है, तो इनको हम सिंपली बैक्टीरिया बोल देते हैं। तो आज जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं वो इन सारे बैक्टीरिया के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें भी देखो आप, मैंने एक लाल बनाया है और एक येलो बनाया है। तो जो लाल वाले हैं ये है परपोषी बैक्टीरिया, और जो
येलो है वो है सपोषी बैक्टीरिया यानी कि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, और यह हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। आप जानते हो धरती पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले जीव है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में भी कौन सा? हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जो परपोषी जीवाणु होते हैं ये सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। ये भी आप ध्यान में रख सकते हो, परपोषी जीवाणु ये सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। और जो लक्षण हमें इन बैक्टीरिया में दिखने वाली है वही किंगडम मोनेडा का सामान्य लक्षण कहलाता है। जैसे आप पढ़ोगे कि इन सारे बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है। आपने पढ़ा था कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन इन सारे ही बैक्टीरिया में पढ़ोगे कि सेल वॉल होती है, तो हम बोलते हैं किंगडम मोनेडा के अंदर जो सदस्य हैं उनमें सेल वॉल होती है, जबकि माइकोप्लाज्मा में नहीं होती है, तो हम वहाँ पर बोलते हैं कि ये एक्सेप्शन है। तो ये आप ध्यान में रखना कि जो भी आज इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो, जो लक्षण आप इस बैक्टीरिया के पास देखोगे वही सामान्य लक्षण कहलाता है किंगडम मोनेडा का। इसका कारण है क्योंकि ये संख्या में आप देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा है, तो जो इनका लक्षण है वही सामान्य लक्षण किंगडम मोनेडा का कहलाता है। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि ये जो हमारा पार्ट 3 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, आप इसे एक चैप्टर के तौर पर मान सकते हो बैक्टीरिया चैप्टर के नाम से। टोटल 59 MCQs हम लोग बैक्टीरिया के ऊपर कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 से, क्योंकि 71 तक तो हम लोगों ने पार्ट 1 और 2 में ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है। पहला सवाल, बैक्टीरिया शब्द किसने दिया? जो शब्द है बैक्टीरिया, जो शब्द है जीवाणु, ये किसने दिया? ये दिया एहरनबर्ग नाम के वैज्ञानिक ने। तो ए हमारा राइट आंसर। जीवाणु की खोज किसने की? बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की? बैक्टीरिया की डिस्कवरी की लीवेनहॉक ने। ठीक है। एक जीवित कोशिका की खोज किसने की? लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? लीवेनहॉक। जो अभी आपने देखा बैक्टीरिया, ये जो लिविंग सेल था ये बैक्टीरियल सेल ही था। इसीलिए हम लोग दो तरह से सवाल पूछते हैं कि बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की या फिर लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की। आंसर लीवेनहॉक ही आएगा, क्योंकि जो लिविंग सेल इन्होंने ढूंढा वो बैक्टीरिया का सेल था, यानी कि बैक्टीरियल सेल था। लेकिन मान लो आपसे सवाल ये पूछता है कि कोशिका की खोज किसने की। आपसे ये ना बोले कि एक जीवित कोशिका की खोज किसने की, सिंपली बोले कोशिका की खोज किसने की, तब आंसर बदल जाएगा। तब आंसर होगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इन्होंने जो कोशिका की खोज की वो कोशिका थी मरी हुई, यानी कि डेड। अब है बैक्टीरिया का आर्टिफिशियल कल्चर। ये सबसे पहले किसने किया? ये किया रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, रॉबर्ट कोच बैक्टीरिया को सबसे पहले इन्होंने कल्चर किया। बैक्टीरिया का कल्चर करना मतलब क्या? देखो, लैब के अंदर पैट्री डिश में, ये एक पैट्री डिश है, इस पैट्री डिश के अंदर वो सारे ही माध्यम, जिस वातावरण में, जिस माध्यम में बैक्टीरिया रहना पसंद करता है वो सारे ही डाल दिए जाते हैं इसमें। उसके बाद एक सेल को, एक बैक्टीरियल सेल को कहीं से निकाल करके इसमें डाल दिया जाता है। उसके बाद ये बैक्टीरियल सेल डिवाइड करते हैं और बहुत सारे बैक्टीरियल सेल्स बनाते हैं, यानी कि एक कॉलोनी का निर्माण कर लेते हैं। हो गया कल्चर, इसी को बोलते हैं कल्चर करना। बैक्टीरिया और बीमारियों के बीच संबंध किसने स्थापित किया? यह है रॉबर्ट कोच। ठीक है, रॉबर्ट कोच इन्होंने ही कहा कि जो बीमारियां हैं वो बैक्टीरिया से उत्पन्न होती है, या फिर बोल दो बैक्टीरिया बीमारी उत्पन्न करते हैं। यह तब की बात है जब किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाती थी, तब लोग कहते थे कि ये भगवान का दिया हुआ शाप है, इसने जरूर कोई बुरा काम किया होगा, इसने जरूर पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा, ये कोई जादू टोना है जिसके कारण इसे ये बीमारी हुई है। उस समय की बात है, तब इन्होंने कहा कि ये कोई जादू टोना नहीं है, कोई अभिशाप नहीं है, ये बीमारियां बैक्टीरिया के कारण हो रही है। किसने कहा कि चौपायों में एंथ्रेक्स रोग, ठीक है, कैटल में एंथ्रेक्स डिजीज, उसके बाद मनुष्यों में तपेदिक और हैजा रोग जीवाणुओं के कारण होता है? वही पिक्चर है, आंसर भी वही होगा, रॉबर्ट कोच। इन्होंने सबसे पहले पता लगाया कि जो एंथ्रेक्स रोग है चौपायों में, मनुष्यों में टीबी यानी कि तपेदिक रोग, हैजा रोग, इन सब का कारण है जीवाणु, ना कि कोई अभिशाप है, ना कि कोई जादू टोना है, और ना ही पिछले जन्म के पाप के कारण ये बीमारियां हो रही है। इसका कारण है जीवाणु, बैक्टीरिया। अगला है बीमारियों का जन्म सिद्धांत किसने दिया? जिस समय रॉबर्ट कोच रिसर्च कर रहे थे बैक्टीरिया के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, उसी समय दूसरी तरफ लुईस पाश्चर भी थे जो इन सब पे काम कर रहे थे। तो हमारा आंसर पाश्चर हो जाएगा। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेज, बीमारियों का जन्म सिद्धांत,
इस सिद्धांत के अनुसार इनका ये कहना था कि जो भी संक्रामक बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल जाती हैं, हर वो बीमारी का कारण माइक्रोब्स होते हैं, यानी हर वो बीमारी के कारण जर्म्स होते हैं। प्रतिरोधी सिद्धांत किसने दिया? एंटीसेप्टिक थ्योरी किसने दिया? एंटीसेप्टिक आप जानते होंगे, एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल किया जाता है स्किन पे, कहीं पर अगर कट वगैरह लग गया तो घावों पे इस्तेमाल किया जाता है ताकि वहाँ पर कोई इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि अगर इन्फेक्शन हुआ तो वहाँ का जो घाव है वो और ज़्यादा सड़ जाएगा, वो और ज़्यादा खराब हो जाएगा। आपने डेटॉल साबुन सुना होगा, डेटॉल लिक्विड सुना होगा, ये सारे एंटीसेप्टिक होते हैं। आजकल जो क्रीम आते हैं फेस पे लगाने वाले, उनमें भी बहुत सारे एंटीसेप्टिक होते हैं, यानी कि वो इन्फेक्शन से बचाते हैं हमारे स्किन को। तो इसी एंटीसेप्टिक से रिलेटेड इन्होंने थ्योरी दिया था, जोसेफ लिस्टर इनका नाम है, ठीक है, जोसेफ लिस्टर। यानी सबसे पहले इन्होंने वो रसायन दिया, वो केमिकल दिया जिसका इस्तेमाल कर इन्फेक्शन से घावों को बचाया जा सकता था। अब है फर्मेंटेशन। किसने कहा कि फर्मेंटेशन बैक्टीरिया के कारण होता है? सबसे पहले किसने कहा कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो फर्मेंटेशन करते हैं? ये कहा लुईस पास्चर ने। तो डी हमारा राइट आंसर। फर्मेंटेशन के ऊपर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये क्या होता है। फर्मेंटेशन का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट का टूटना ऑक्सीजन के अब्सेंस में, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। लेकिन ये टूटते नहीं है, इसे तोड़े जाते हैं जीवाणुओं के द्वारा या फिर ईस्ट के द्वारा। तो फर्मेंटेशन का मतलब है ऑर्गेनिक मैटर्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स का टूटना ऑक्सीजन के अब्सेंस में बैक्टीरिया या फिर ईस्ट के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। कार्बोहाइड्रेट्स का जब फर्मेंटेशन होता है यानी ब्रेक डाउन होता है इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बाई बैक्टीरिया और ईस्ट, तब अल्कोहल या फिर एसिड का निर्माण होता है। शराब के निर्माण के लिए फर्मेंटेशन करवाया जाता है और तब जाकर के अल्कोहल बनता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्टडी को क्या कहा जाता है? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव किसको बोलते हैं? सूक्ष्म जीव यानी कि वो जीव जिसे हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता है, माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। इसे कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी। तो ए हमारा राइट आंसर, माइक्रोबायोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी यानी कि बैक्टीरिया की स्टडी, वायरोलॉजी यानी कि वायरसेस की स्टडी, माइकोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ फंजाई यानी कि कवकों की अध्ययन। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है लीवेनहॉक को। बैक्टीरिया के स्टडी को क्या कहते हैं? बैक्टीरिया के स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं, और शैवालों के अध्ययन यानी कि एल्गी के स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं, और उत्तकों के अध्ययन यानी कि टिश्यूज के स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरियोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है लीवेनहॉक को। जीवाणुओं के संबंध में असत्य चुने। इनमें से चुनना है गलत बैक्टीरिया से रिलेटेड। बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा के मेंबर है, तो यूनिसेलुलर सही है, प्रोकैरियोट्स सही है, और है ये हर जगह पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। डी हमारा गलत हो जाएगा। प्रोटिस्टा के सदस्य हैं, तो ये गलत हो जाएगा। बैक्टीरिया हर जगह मिलेंगे, हवा में, पानी में, समुद्र की गहराई में, सूखे रेगिस्तान में, बर्फ के सरफेस पे। और आर्की बैक्टीरिया के बारे में आप तो जानते ही हो, ये वो ऐसे स्थानों पे पाए जाते हैं जहां बाकी जीवों का जीना मुश्किल है। तो बैक्टीरिया ये हर जगह पाए जाते हैं। जेनेरा प्लैंटरम पुस्तक किसने लिखी? जेनेरा प्लैंटरम सिस्टमा नेचुरे ये लिखी लिनियस ने। तो ए हमारा राइट आंसर। जीवाणु नहीं पाया जाता है, बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है। बैक्टीरिया आप जानते हो हर जगह पाया जाता है, मिट्टी में, समुद्र की गहराई में, वायु में। डिस्टिल्ड वाटर में बैक्टीरिया नहीं मिलेगा। तो डी हमारा राइट आंसर। अब जानते हैं बैक्टीरिया के टाइप्स के बारे में। बैक्टीरिया को कई सारे आधारों पर बांटा गया है, शेप के आधार पर, फ्लैजला के आधार पर, पोषण के आधार पर, इन सब आधारों पर बैक्टीरिया को बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं शेप के आधार पर, आकृति के आधार पर। अगर बैक्टीरिया है गोलाकार या फिर अंडाकार या फिर स्फेरिकल शेप्ड बोल दे या फिर राउंड शेप्ड बोल दे, तब हम बोलते हैं कोक्कस। कोक्कस ये सिंगुलर वर्ड है और कोक्काई ये प्लूरल वर्ड है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर बैक्टीरिया हो बेलनकार या फिर अंडाकार या फिर छड़ाकार या फिर रॉड शेप्ड बोल दे, तब जो बैक्टीरिया होंगे उसे कहा जाएगा बेसिलाई। बेसिलाई ये भी प्लूरल वर्ड है, बेसिलस ये सिंगुलर वर्ड होता है। अगर बैक्टीरिया हो सर्पिलाकार का, कुंडलिताकार का या फिर चक्रों के आकार का या फिर हेलिकल शेप्ड बोल दे या फिर स्पाइरल शेप्ड बोल दे, तब
वो बैक्टीरिया कहलाएगा स्पाइरिला। स्पाइरिला भी प्लूरल वर्ड है, स्पाइरिलम सिंगुलर वर्ड होता है। अगर बैक्टीरिया कॉमा शेप्ड यानी कि कॉमा के आकार का या फिर वन कर्व बोल दे, ठीक है, वन कर्व, क्योंकि कॉमा में देखो एक ही कर्व है, एक से ज़्यादा कर्व हुआ तो ये हेलिकल हो जाएगा, तो इसे बोलेंगे विब्रियो। विब्रियो भी प्लूरल वर्ड है, विब्रियम सिंगुलर वर्ड होता है। तो ये सारे टाइप्स हो गए, कोक्काई, बैसिली, स्पाइरिला, विब्रियो, शेप के आधार पर। अब है गलत चूज करना है, इनमें से कौन है जो कि गलत मिलान है। तो गोलाकार जीवाणु को कोक्कस बोलते हैं, छड़ाकार जीवाणु को बैसिलस बोलते हैं, कॉमाकार जीवाणु को विब्रियम बोलते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सर्पिलाकार को हम लोग स्पाइरिलम बोलते हैं। तो डी हमारा राइट आंसर, ये गलत है। छड़ाकार जीवाणु को कहा जाता है, जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं इसे कहा जाता है बैसिलस। तो सी हमारा राइट आंसर। अब टाइप्स देखते हैं फ्लैजला के आधार पर कि कितने फ्लैजला है और उसका नाम क्या है। जब बैक्टीरिया के पास कोई फ्लैजला ना हो, अब देखो कोई फ्लैजला नहीं है, यहाँ पर 2 फ्लैजला है, यहाँ पर 1 फ्लैजलम है, यहाँ पर बहुत सारे फ्लैजला है और यहाँ भी बहुत सारे फ्लैजला है, लेकिन इसमें एक भी फ्लैजला नहीं है, तो इसे बोलेंगे एट्राइकस। लेकिन अगर एक फ्लैजलम हो तो इसे बोलेंगे मोनोट्राइकस। फ्लैजला भी प्लूरल वर्ड है और सिंगुलर होता है फ्लैजलम। तो मोनोट्राइकस आप जानते हो, मोनो का मतलब एक होता है, तो मोनोट्राइकस यानी कि एक फ्लैजलम। 2 फ्लैजला हो दोनों एंड पे, बैक्टीरिया के दोनों एंड पर अगर 2 फ्लैजला हो तो एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस। अगर एक ही एंड पे बहुत सारे फ्लैजला गुच्छे में हो, झुंड बना करके हो, तो इसे बोलेंगे लोफोट्राइकस। और जब बैक्टीरिया के चारों तरफ हो, पूरे पेरीफेरी में हो, तो उसे बोलेंगे पेरीट्राइकस। तो ये सारे टाइप्स हो गए, एट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, पेरीट्राइकस। अब है एक बैक्टीरिया जिसके पास कोई फ्लैजला नहीं है, बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजला, क्या बोलेंगे, एट्राइकस। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। तो पेप्टिडोग्लाइकन को ही म्यूरिन कहा जाता है या फिर पॉलीसैकेराइड एंड एमिनो एसिड। इनमें से कोई सा भी पूछ दे, आंसर हमारा वही हो जाएगा। इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये तीनों एक ही चीज़ है। अब ये है एक बैक्टीरिया, इसमें हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं। सबसे पहले आप ये देखो सेल वॉल, जो आप जानते हो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, लेकिन सेल वॉल के बाहर भी एक लेयर होती है कैप्सूल जिसे बोलते हैं, ये भी प्रोटेक्शन का काम करती है। सेल वॉल के बाहर कैप्सूल होती है और सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि कोशिका झिल्ली। तो सबसे बाहर कैप्सूल, उसके बाद सेल वॉल और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद ये पूरा ग्रीन कलर का पार्ट आप देख रहे हो, ये है साइटोप्लाज्म या फिर बोल दो प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर देखो आपको क्या दिख रहे हैं, राइबोसोम्स दिख रहे हैं। उसके बाद ये है न्यूक्लियोइड, जो आप ये देख रहे हो ना पर्पल कलर का, ये है डीएनए जो कि साइटोप्लाज्म में ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोइड, केंद्रकाव। और ये है फ्लैजलम, जो अभी आपने देखा था फ्लैजलम, यहाँ देखो एक ही फ्लैजलम है, इसलिए ये है एट्राइकस। और ये देखो ये है पाइलस। पाइलस भी ये सिंगुलर वर्ड है, पिलाई इसका प्लूरल वर्ड होता है, ये प्लूरल वर्ड होता है। तो फ्लैजलम ये बैक्टीरिया को मोटाइल बनाता है, यानी कि चलने में हेल्प करता है, इसके सहारे बैक्टीरिया चल पाते हैं। जो पिलाई होते हैं इसके सहारे बैक्टीरिया किसी सॉलिड सरफेस से अटैच हो पाते हैं, यानी उसके सतह को किसी ठोस सतह को जकड़ करके ये बैक्टीरिया अपने आप को रखते हैं। साथ में ये जो पिलाई होते हैं ये जनन में भी मदद करते हैं, लैंगिक जनन में। इसके अलावा कुछ और भी पार्ट्स होते हैं बैक्टीरिया के पास, ये हम लोग आगे देखेंगे। जीवाणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहा जाता है? अभी आपने देखा बैक्टीरियल सेल को जिसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिखा, राइबोसोम दिखा लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिखा, ना ही लाइसोसोम दिखा। लेकिन बैक्टीरियल सेल का माइटोकॉन्ड्रिया ये कहा जाता है मीजोजोम को, ठीक है, मीजोजोम या फिर मीजोसोम बोल दो, ये माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है जीवाणु कोशिका का। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। जीवाणु कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया ये मीजोजोम को कहा जाता है। ये देखते हैं एक बार और से बैक्टीरिया का, बैक्टीरियल सेल का पिक्चर।
आपने सेल वॉल देखा, सेल वॉल के बाहर कैप्सूल देखा, सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा या फिर सेल मेम्ब्रेन बोल दो। उसके बाद आपने साइटोप्लाज्म देखा, ये साइटोप्लाज्म देखा, ये पूरा साइटोप्लाज्म देखा। उसके बाद आपने न्यूक्लियोइड देखा यानी कि डीएनए देखा, जो कि ऐसे ही साइटोप्लाज्म में बिखरा पड़ा हुआ है। उसके बाद आपने राइबोसोम को देखा, आपने पिलाई देखा, उसके बाद फ्लैजेलम देखा, और ये है प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए ये जो डीएनए होता है, न्यूक्लियोइड होता है, इससे डिफरेंट होता है। इस न्यूक्लियोइड का ये वाला डीएनए पार्ट नहीं होता है। जो प्लाज्मिड डीएनए होता है ये एक अलग डीएनए होता है, ये अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। उसके बाद यहाँ देखो आपको दिख रहा है मीजोजोम। ये मीजोजोम क्या है? ये इनफोल्डिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर की ओर फोल्ड कर जाती है। ये जो आप साइटोप्लाज्म देख रहे हो यही अंदर की ओर फोल्ड कर गई है, इसी को मीजोजोम बोलते हैं, और यही कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो आपको ज़्यादा डिटेल जानना ही नहीं है, बस ये सारे टर्म्स को ध्यान में रखो। सारे टर्म्स ध्यान में रहेंगे तो एक दो पॉइंट आप इन सारे टर्म के बारे में भी ध्यान में रख सकते हो। जीवाणु के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अभी आपने देखा बैक्टीरियल सेल के पास जो साइटोप्लाज्म है उसमें आपको क्या सब दिखा? ना तो आपको लाइसोसोम दिखा, ना तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखा, ना ही आपको ट्रू न्यूक्लियस दिखा, आपको दिखा राइबोसोम। देखो आपने न्यूक्लियोइड को देखा था, अभी आपने ये देखा था न्यूक्लियोइड। ये बैक्टीरियल सेल था और इसमें ये सारे पूरे साइटोप्लाज्म और इसमें डीएनए बिखरा पड़ा हुआ था, तो ये था न्यूक्लियोइड। लेकिन यहाँ है ट्रू न्यूक्लियस। जीवाणु की कोशिका में डैश नहीं होता है। जीवाणु की कोशिका में अभी हम लोगों ने देखा ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। तो ऑल ऑफ दीज। डैश केवल प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में पाया जाता है। अब इनमें से कौन सी एक संरचना है जो बैक्टीरियल सेल के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन वो भी केवल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियल सेल में? हम लोगों ने न्यूक्लियोइड देखा, राइबोसोम देखा, क्रोमेटोफोर, क्लोरोप्लास्ट तो होते ही नहीं है, क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। जो भी जीवाणु प्रकाश संश्लेषण करते हैं उनमें क्रोमेटोफोर नाम की संरचना होती है। जीवाणुओं में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है। बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल के तौर पे क्या होता है? बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। तो ये हमारा राइट आंसर। डीएनए का फुल फॉर्म आपको पता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो या फिर राइबोज बोल दो तो भी चलेगा। डीऑक्सी राइबो या फिर डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, या फिर हम सिंपली एक लाइन में लिखे तो ऐसे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। जीवाणु होते हैं केवल सपोषी। गलत। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही पिक्चर दिखाया था, रेड वाला और येलो वाला। रेड वाले के बारे में मैंने आपसे कहा था कि ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, और मैंने ये भी आपसे कहा था कि ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक ही होते हैं, परपोषी होते हैं। तो केवल स्वपोषी और केवल परपोषी कहना गलत है। कुछ स्वपोषी होते हैं, अधिकतम परपोषी होते हैं। सी हमारा राइट आंसर। गलत कथन को चुनना है। भोजन बनाने के दौरान जीवाणु जब बैक्टीरिया फूड सिंथेसिस करते हैं तब बैक्टीरिया जल का उपयोग नहीं करते हैं। ये हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जल का उपयोग नहीं करते हैं इसीलिए ये ऑक्सीजन को रिलीज भी नहीं करते हैं। ये भी सही है। प्लांट्स के केस में आप जानते हो फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी कि प्लांट्स भोजन बनाने के लिए मिट्टी से पानी लेते हैं, इसीलिए वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। साइनोबैक्टीरिया के बारे में भी मैंने आपसे कहा था कि वो वाटर का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। बैक्टीरिया ना तो ये वाटर का इस्तेमाल करते हैं और ना ही ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो ए सही है, बी सही है। जल का उपयोग करते हैं ये गलत हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर। अब देखो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया फिर से, लेकिन इस बार न्यूट्रिशन के आधार पर। बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स। बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हो। ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद से बनाएगा, हेटेरोट्रॉफ्स अपना खाना खुद से नहीं बनाएगा, बना बनाया किसी और से प्राप्त करेगा।
अब देखो ऑटोट्रॉफ्स भी दो तरह के होते हैं, सपोषी भी दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, एक वो होते हैं जो रसायन ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं खाना को बनाने के लिए। दोनों में मैंने एग्जाम्पल्स कुछ लिखे हुए हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ्स में रोडोस्पाइरिलम ये है नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ध्यान में रखना है आपको। क्लोरोबियम जो कि है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया ये है क्रोमैटियम। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, और साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि कौन क्या है, नॉन सल्फर है, ग्रीन सल्फर है, पर्पल सल्फर है, ये सब भी आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद जो सपोषी जीवाणु अपना खाना बनाने के लिए रसायन ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं उसमें है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। अब है परपोषी, यानी जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, किसी और से प्राप्त करते हैं। उनमें पैरासाइट्स यानी कि परजीवी, सेप्रोफाइट्स यानी कि मृतोपजीवी, सिम्बायोटिक यानी कि सहजीवी। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में। इसमें हम लोगों ने जाना पहले परजीवी ये वो जीवाणु होते हैं जो अपना पोषण दूसरों जीवों से, जैसे कि जानवर हो गए, पौधे हो गए, इनसे प्राप्त करते हैं और इनको हानि पहुंचाते हैं। जैसे कि रोगजनक जीवाणु आप जानते हैं हमारे बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं, और हमारे बॉडी से ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। तो जो भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, जो भी बीमारी फैलाने वाले जीवाणु होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। लगभग सारे ही परजीवी हानि ही पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हानि नहीं पहुंचाते हैं। जैसे आप ये ध्यान में रख सकते हो ई कोलाई जो हमारे आंत में है, आप जानते हो, वो हमें हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो कुछ ही पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो हानि नहीं पहुंचाते हैं, बीमार नहीं करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो परजीवी होते हैं वो होस्ट को बीमार कर देते हैं। उसके बाद है सेप्रोफाइट्स यानी कि मृतोपजीवी। ये जीवाणु अपना पोषण सड़ रहे या मरे हुए पदार्थों में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। यानी कोई पदार्थ है जो सड़ रहा है, या फिर कोई मान लो जंतु है, जानवर है जो मर गया हुआ है, तो उसमें जो कार्बनिक पदार्थ है उससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये क्या करते हैं, ये जीवाणु ये उस कार्बनिक पदार्थ को, उस जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल पदार्थ में बदल देते हैं। जो सेप्रोफाइट्स होते हैं इसी को हम लोग डिकम्पोजर कहते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस, स्यूडोमोनास, ये सब। उसके बाद है सिम्बायोटिक सहजीवी। जो सहजीवी जीवाणु होते हैं ये अपना पोषण दूसरों जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना करके प्राप्त करते हैं। सहजीवी संबंध यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये क्या होता है, जैसे मान लो दो ऑर्गेनिज्म हैं ए और बी। ये दोनों ऑर्गेनिज्म आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना करके रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ ए बी को फ़ायदा पहुंचाएगा, बी ए को फ़ायदा पहुंचाएगा, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएंगे, नुकसान किसी का नहीं होगा। इसी को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जैसे आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में सुना होगा। राइजोबियम बैक्टीरिया ये दलहनी पौधों के साथ सहजीवी संबंध बना करके रखते हैं। जो दलहनी पौधे होते हैं जैसे कि सोयाबीन के पौधे, चने के पौधे, मटर के पौधे, ये सब, इन सब के जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो वातावरण में जो नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करके इस दलहनी पौधों को देते हैं। बदले में ये जो पौधे होते हैं ये राइजोबियम को रहने के लिए जगह देते हैं और फूड देते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए सहायक है। ना तो ये पौधा इसको नुकसान पहुंचा रहा है, ना ही ये राइजोबियम बैक्टीरिया इस पौधे को नुकसान पहुंचा रहा है, और दोनों एक दूसरे से अपना काम निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से पोषण जो प्राप्त करते हैं उसे बोलते हैं सिम्बायोटिक। इनमें से कौन एक एग्जाम्पल नहीं है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का? क्लोरोबियम, क्रोमैटियम बोल दो या फिर क्रोमेशियम बोल दो, बात एक ही है, आप जैसे चाहो वैसे बोल दो। रोडोस्पाइरिलम, ये सारे ही फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। नाइट्रोबैक्टर ये कीमोसिंथेटिक है। रसायन संश्लेषक सपोषी का उदाहरण नहीं है। अब है इनमें से कौन एक एग्जाम्पल नहीं है कीमो ऑटोट्रॉफ्स का? रोडोस्पाइरिलम ये फोटोसिंथेटिक है। नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास ये दोनों कीमोसिंथेटिक है। तो ए हमारा राइट आंसर। रोडोस्पाइरिलम ये फोटोसिंथेटिक है। अब है एक परपोषी जीवाणु हो सकता है, एक हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरियम ये हो सकता है। अब परपोषी आप जानते हो ये परजीवी भी हो सकता है, मृतोपजीवी भी हो सकता है, सहजीवी भी हो सकता है। तो इनमें से कोई भी हो सकता है। सही मिलान को चूज करना है।
परजीवी जीवाणु हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजाe ये वो बैक्टीरिया है जो इन्फ्लुएंजा बीमारी पैदा करता है। तो आप जानते हो परजीवी वो सारे ही जीवाणु जो बीमारी पैदा करते हैं, बीमारियों को जन्म देते हैं, वो परजीवी होते हैं। सहजीवी जीवाणु में राइजोबियम सही है, मृतोपजीवी में स्यूडोमोनास सही है। इनमें से सभी हमारा राइट आंसर। इनमें से कौन सा एक सपोषी नहीं है, यहाँ लिख दो कौन सा एक सपोषी नहीं है। ठीक है, हिंदी में जरा सा आपको करेक्शन करना होगा, कौन सा एक सपोषी नहीं है। इनमें से कौन सा एक ऑटोट्रॉफ नहीं है। ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद से बनाते हैं, सारे ही ब्लू ग्रीन एल्गी अपना खाना खुद से बनाते हैं। जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं अपना खाना खुद से बनाते हैं। डिकम्पोजर यानी कि सेप्रोफाइट्स हो गए मृतोपजीवी, ये अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं। अब आते हैं रिप्रोडक्शन के ऊपर, प्रजनन के ऊपर। बैक्टीरिया में अलैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन भी होता है। लैंगिक जनन में यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होंगे। ना तो यहाँ पर गैमीट बनेगा, ना तो युग्मक बनेगा, ना ही निषेचन होगा, ना ही युग्मनज बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। सिर्फ एक चीज़ होगा और वो है डीएनए का नया कॉम्बिनेशन, यानी कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, अनुवांशिक पुनर्योजन होगा। बस यही होगा और कुछ नहीं होगा। सबसे पहले देखो अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में एक है बाइनरी फिजन। आप जानते हो बाइनरी फिजन क्या होता है, एक सेल डिवाइड होकर के दो सेल में बदल जाते हैं, तो ये हो गया बाइनरी फिजन। और कभी पूछे आपसे कि बैक्टीरिया में ज़्यादातर प्रजनन की कौन सी विधि होती है, तो आंसर आपका होगा बाइनरी फिजन। अगर वातावरण बैक्टीरिया के मनपसंद का है, ठीक है, अगर बैक्टीरिया ऐसे वातावरण में है जो बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल है, तब वो बाइनरी फिजन करेगा। कोई तरीका नहीं अपनाएगा, बाइनरी फिजन अपनाएगा, अलैंगिक जनन करेगा। उसके बाद अगर वातावरण बैक्टीरिया के लिए खराब है, डेंजर है, खतरे से भरा हुआ है, तब वो एंडोस्पोर इस विधि से प्रजनन करेगा। ये भी अलैंगिक जनन के ही अंदर है, अंतः बीजाणु निर्माण करके। अब सारे ही बैक्टीरिया एंडोस्पोर का निर्माण नहीं करते हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं। कुछ करते हैं उसमें आप ध्यान में रख सकते हो क्लोस्ट्रीडियम और बैसिलस। उसके बाद अलैंगिक जनन कोनिडिया और सिस्ट बना करके भी होते हैं। तो आप सिंपली आप ये कोनिडिया सिस्ट ये दो टर्म्स ध्यान में रखो। मेनली आपको बाइनरी फिजन ध्यान में रखना है और एंडोस्पोर फॉर्मेशन के जरिए ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं लैंगिक जनन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के बारे में। इसमें भी तीन विधियां हैं, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। मेनली आपको यहाँ पर ट्रांसडक्शन के बारे में ध्यान में रखना है। ट्रांसडक्शन में क्या होगा, इस वाले विधि में जो रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन है, ये वायरस के थ्रू होता है। जैसे आप जानते हो जो वायरस होते हैं वो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं और वायरस बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। तो जब वायरस बैक्टीरिया के सेल में घुस जाते हैं और फिर अंदर जा कर के वो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, वायरस अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। तो ऐसा होता है कभी कभी, हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है, बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है, ये बैक्टीरियल डीएनए है, ये वायरस के अंदर पहुंच जाते हैं। देखो एक वायरस के पास क्या होता है, एक प्रोटीन का कोट होता है और उसमें डीएनए होता है। तो मान लो एक ऐसा वायरस जिसके अंदर ये बैक्टीरिया का डीएनए पहुंच गया। प्रोटीन का कोट वही है जो एक वायरस के पास होता है, लेकिन अंदर में बैक्टीरिया का डीएनए है। फिर ये वाला वायरस किसी दूसरे बैक्टीरिया को जाकर के इन्फेक्ट करेगा। इन्फेक्ट करने के लिए उस पर अटैक करेगा, उसके सेल के अंदर घुस जाएगा, बैक्टीरिया के सेल के अंदर घुस जाएगा। क्योंकि इस वायरस के पास तो डीएनए है बैक्टीरिया का, तो जिस सेल के अंदर वो जाएगा उसके डीएनए से जाकर के ये एक नया कॉम्बिनेशन बना लेगा। तो यहाँ बैक्टीरिया मरने के बजाय क्या होगा, एक नया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को तैयार कर लेगा। तो इसे बोलते हैं ट्रांसडक्शन। उसके बाद है कंजुगेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। ये दो टर्म्स आप ध्यान में रखो, मेनली आपको ये ध्यान में रखना है। कंजुगेशन में क्या होता है, आपने थोड़ी देर पहले देखा था पिलाई, ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये फ्लैजिला है और बहुत सारे आपने पिलाई देखा था। तो मान लो दो बैक्टीरिया है, एक का ये पिलाई है और दूसरा का ये पिलाई, ये आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, इसी को बोलते हैं कंजुगेशन। फिर क्या होगा, एक का डीएनए दूसरे के डीएनए के पास पहुंच जाएगा। मान लो ये वाला बैक्टीरियल सेल के पास डीएनए है और इसके पास एक ऐसा फैक्टर है, फॉर एग्जांपल मान लो इस वाले बैक्टीरिया के पास एक ऐसा फैक्टर है जो कि हाई टेम्परेचर को झेल सकता है। तो उस वाले फैक्टर को क्या करेगा, ये इस कंजुगेशन जो इसने बना करके रखा हुआ है, इसके माध्यम से ये इस वाले बैक्टीरिया के पास भेज देगा। तो ये हो गया कंजुगेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन ये जनरली लैब के अंदर करवाया जाता है।
तो ट्रांसडक्शन के बारे में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। कंजुगेशन और ट्रांसफॉर्मेशन भी, ये दो टर्म्स आप ध्यान में रख सकते हो। जीवाणुओं में प्रजनन की सामान्य विधि है, रिप्रोडक्शन की एक कॉमन मेथड है बैक्टीरिया के अंदर। तो मैंने आपसे क्या कहा, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन ये सबसे अधिक होता है बैक्टीरिया के अंदर। जीवाणु में प्रतिकूल परिस्थितियों में दृढ़ भित्ति वाली अत्यंत रोधी संरचनाएं बनती है, जिसे डैश कहते हैं। इसे बोलते हैं एंडोस्पोर। इंपॉर्टेंट है, सी हमारा राइट आंसर। कौन सा एक लैंगिक जनन नहीं कर सकता है? बैक्टीरिया ये लैंगिक जनन कर सकता है, एनिमल कर सकता है, फंजाई कर सकता है। ब्लू ग्रीन एल्गी, आपको याद होगा मैंने कहा था कि ये लैंगिक जनन नहीं कर सकता। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह तेजी से वृद्धि करता है? एल्गी है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया ये सबसे तेजी के साथ जनन करता है, तेजी के साथ डिवाइड करता है। तो डी हमारा राइट आंसर। इन सब में बैक्टीरिया सबसे तेजी से डिवाइड करता है। जीवाणुओं के लैंगिक जनन में होता है। तो जीवाणुओं के लैंगिक जनन में मैंने आपसे कहा कि सिर्फ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है और कुछ नहीं होता है। ना तो फर्टिलाइजेशन, ना तो जाइगोट बनेगा, ना गैमीट बनेगा। निम्न में से कौन सा एक जीवाणुओं में लैंगिक जनन की विधि नहीं है? कंजुगेशन है, ट्रांसडक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, विखंडन नहीं है। विषाणुओं द्वारा जीवाणुओं में लैंगिक जनन क्या कहलाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के अंदर जो वायरसेस के थ्रू होते हैं। ट्रांसडक्शन ए हमारा राइट आंसर। दूध से दही या फिर दूध से पनीर बनाने में या फिर दूध के खट्टा होने में कौन सा जीवाणु कार्य करता है? यह है लैक्टोबैसिलस। आप सब जानते होंगे इसके बारे में। ई कोलाई हमारे आंत में होते हैं। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। रोमिनोकॉकस जानवरों में, जो जानवर सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं, उनमें ये वाला जीवाणु होता है। सेलुलोज के डाइजेशन में ये रोमिनोकॉकस हेल्प करते हैं। हम ह्यूमन सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर ये वाला बैक्टीरिया नहीं होते हैं। डेयरी उद्योग में दूध को 15 सेकेंड तक 71 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तेजी से ठंडा करना क्या कहलाता है? यह कहलाता है पाश्चुरीकरण, यानी कि पाश्चुराइजेशन। और ये टेक्निक दिया था लुईस पाश्चर ने। ठीक है, लुईस पाश्चर ने इस टेक्निक को दिया था। लुईस पाश्चर ने इस टेक्निक को दिया था शराब के लिए, शराब को बचाने के लिए। ठीक है, शराब जो खराब हो रहे थे उसको बचाने के लिए इस पाश्चुराइजेशन टेक्निक को दिया था। लेकिन आज के डेट में डेयरी उद्योग पाश्चुराइजेशन पर ही बेस्ड है, आप बोल सकते हो। जो पैकेट वाली दूध आती है वो सारे ही आप देखना, उस पर लिखा होगा पाश्चुराइज्ड मिल्क। तो पूरा डेयरी जो उद्योग है ये पाश्चर की इसी टेक्निक पे काम करता है। पाश्चुराइजेशन क्या होगा? इसमें दूध को क्या किया जाएगा? 15 सेकेंड तक 71 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाएगा या फिर 30 मिनट तक 62 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाएगा और फिर तेज़ी से ठंडा कर दिया जाएगा। इससे होगा ये, जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया होंगे दूध के अंदर वो सब मर जाएंगे और जो भी यूजफुल बैक्टीरिया होंगे वो रहेंगे। जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है, बैक्टीरिया का यूज किया जाता है भूमि की उर्वरता बढ़ाने में, प्रतिजैविक बनाने में, तंबाकू उद्योग में, इन सब में सभी। बैक्टीरिया हानिकारक होते हैं लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे काम के भी होते हैं, यूजफुल होते हैं। तो जीवाणुओं का आर्थिक महत्व देख लो। भूमि की उर्वरता बढ़ाने में, डेयरी उद्योग में, सिरका उद्योग में, शराब और बियर के निर्माण में बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। तंबाकू उद्योग में, चाय उद्योग में, चर्म उद्योग में, रेशे प्राप्त करने के लिए, औषधि निर्माण में, प्रकृति की सफाई का कार्य, यानी कि जो डिकम्पोजर होते हैं, जो सर रहे हैं, कोई पदार्थ है या फिर कोई जंतु है, जीव जंतु है जो मर गया हुआ है, तो उस पर बैक्टीरिया वो ग्रो करता है, एंजाइम सीक्रेट करता है और धीरे धीरे वो जो भी पदार्थ है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो इसलिए बोलते हैं कि ये प्रकृति की सफाई भी करते हैं। उसके बाद प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक के निर्माण में, उसके बाद जुगाली करने वाले जानवरों में सेलुलोज का पाचन करता है। तो इन सब में बैक्टीरिया काफ़ी यूजफुल होते हैं। राइजोबियम क्या है? ठीक है, राइजोबियम क्या है? ये है सिम्बायोटिक बैक्टीरियम। तो बी हमारा राइट आंसर। दलहनी पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं। इनमें से कौन एक एंटीबायोटिक नहीं है? बहुत सारे एंटीबायोटिक होते हैं जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सारे एंटीबायोटिक्स हैं। डी हमारा राइट आंसर। डिस्प्रिन एंटीबायोटिक नहीं है। नाइट्रीफाइंग जीवाणु अमोनिया को डैश में बदल देते हैं। जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो अमोनिया को यानी कि NH3 को
बदल देते हैं नाइट्रेट में। नाइट्रेट बोले तो NO3 में। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये अमोनिया को नाइट्राइट में या फिर नाइट्रेट में बदल देते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ऑक्सीडेशन क्यों लिखा? यहाँ देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन छोड़ करके चला गया और ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया, तो हाइड्रोजन का छोड़ करके जाना या फिर ऑक्सीजन का आना, यही तो कहलाता है ऑक्सीकरण। तो अमोनिया ऑक्सीडाइज हो गया नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट में, और ये करता है बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया को हम लोग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। अब जो नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट यहाँ पर बना है, उसको कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो रिड्यूस कर देते हैं, यानी कि उसका रिडक्शन करते हैं और बना देते हैं N2, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस। तो इसे बोलते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये नाइट्रेट या नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं, N2 में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ होता है ऑक्सीडेशन, यहाँ होता है रिडक्शन। यहाँ रिडक्शन क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन छोड़ करके यहाँ से नाइट्रेट या नाइट्राइट से चले गए और सिंपली बचा N2। जीवाणु रोग उत्पन्न करता है। जीवाणु रोग उत्पन्न करता है, पौधों में रोग उत्पन्न करता है, जानवरों में कर सकता है, मनुष्यों में कर सकता है, तो इनमें से सभी। अब ह्यूमन के अंदर बैक्टीरियल डिजीज को देखते हैं। ये जो टेबल है ये आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से बीमारी कौन से बैक्टीरिया के कारण हो रहा है और ये कौन से शेप के हैं, यानी टाइप कौन से हैं शेप के आधार पर। क्योंकि आपसे एग्जाम में ऐसे सवाल पूछा जा सकता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये कौन से बैक्टीरिया है। आपसे विकल्प में रहेगा कोक्कस है, बैसिलस है, विब्रियम है, स्पाइरिलम है। तो जब तक आपको शेप नहीं पता होगा तब तक आप इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो ट्यूबरक्लोसिस है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है, और ये जो बैक्टीरियम है ये रॉड शेप्ड है बोले तो बैसिलस है। ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो रॉड शेप्ड ही होते हैं, ज़्यादातर बैक्टीरिया वो बैसिलस ही होते हैं। तो ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं, और जिस पर मैंने स्टार लगाया है उसको और भी ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रखने हैं। ध्यान तो आपको सारे ही रखने हैं, लेकिन स्टार वाले पर आपको एक्स्ट्रा फोकस करना है। तो ये सारे अच्छे से ध्यान में रखो। जैसे देखो हैजा है, हैजा होता है विब्रियो कोलिडी के कारण। अब जब यहाँ विब्रियो लग गया तो आप समझ सकते हो विब्रियो, ये तो हम तब लगाते हैं ना जब बैक्टीरिया होता है कॉमा शेप्ड। यहाँ देखो डिप्लोकोकस, जैसे कोकस आया मतलब कि स्फेरिकल शेप्ड। बहुत सारे इनमें बैक्टीरिया तो ऐसे हैं जिनके नाम से ही आपको बीमारी का पता लग जाएगा। जैसे यहाँ देखो माइकोबैक्टीरियम लेप्री यानी कि लेप्रोसी करेगा, डिप्लोकोकस निमोनी यानी कि निमोनिया करेगा, साल्मोनेला टाइफी यानी कि टाइफाइड करेगा। तो नाम से ही आपको पता लग जाएगा। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो नाम से पता नहीं लगेगा। जैसे कि यहाँ देखो ट्रोपोनिमा पैलिडम, ट्रोपोनिमा पैलिडम जो कि एक स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया है, और ये सिफिलिस बीमारी को पैदा करता है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो एक बार वीडियो पॉज करके ये सारे ही आप पढ़ लो। टाइफाइड का जीवाणु है, टाइफाइड का जो जीवाणु है उसके नाम में ही टाइफी लगा हुआ है। सी हमारा राइट आंसर। यह है हैजा का, यह है टीबी का, और यह है प्लेग का। मनुष्यों में जीवाणु जनित रोग नहीं है। डिफ्थीरिया, लेप्रेसी और निमोनिया ये सब बैक्टीरियल डिजीज है। स्मॉल पॉक्स ये वायरल डिजीज है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री जिसके कारण लेप्रेसी होता है, कुष्ठ रोग होता है। तो ये है रॉड शेप्ड, और जो रॉड शेप्ड होते हैं उसे बोलते हैं बैसिलस। तो ए हमारा राइट आंसर। जीवाणुओं द्वारा कौन सा हानिकारक पदार्थ बनता है? जीवाणुओं द्वारा कौन सा पदार्थ बनता है और वो हानिकारक है? तो ये है टॉक्सिन। बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक तो बनता ही है। साथ में हार्मोन के बारे में यहाँ देखो, जो इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन, और मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ह्यूमन इंसुलिन को बनाया गया था पहली बार ई कोलाई बैक्टीरिया का यूज करके। ई कोलाई बैक्टीरिया का यूज करके पहली बार ह्यूमन इंसुलिन को बनाया गया था। लेकिन सबसे पहले इंसुलिन हार्मोन को कुत्ते के अग्नाशय से बनाया गया था, कुत्ते के अग्नाशय से प्रोड्यूस किया गया था। लेकिन ह्यूमन इंसुलिन हार्मोन को सबसे पहले ई कोलाई बैक्टीरिया का यूज करके बनाया गया था। जीवाणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं?
फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन ए हमारा राइट आंसर। सिर्फ मनुष्यों में ही नहीं, पौधों में भी बैक्टीरिया बीमारियां उत्पन्न करते हैं, जैसे कि विल्ट डिजीज शीतल रोग आलू में, संतरे में नींबू में कैंकर डिजीज, सेब के अंदर फायर ब्लाइट डिजीज, क्राउन गोल्ड डिजीज, गेहूं के अंदर टुंडू रोग, चावल के अंदर ब्लाइट डिजीज, अंगमारी रोग। ये सारे रोग हैं, बस इनके नाम ध्यान में रखने हैं आपको। इनके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, इन सब के बस नाम ध्यान में रखो कि ये सारे जो रोग हैं ये पौधों के रोग हैं और जीवाणुओं के कारण होते हैं। फिर है मनुष्यों के अलावा अन्य जानवरों में बैक्टीरियल डिजीज, जैसे कि काला पैर रोग, ब्लैक लेग डिजीज और एंथ्रेक्स डिजीज। एंथ्रेक्स डिजीज जिसके बारे में थोड़ी देर पहले आपने देखा कि रॉबर्ट कोच ने पता लगाया कि ये एंथ्रेक्स डिजीज ये होता है बैक्टीरिया के कारण, लेकिन इसका वैक्सीन दिया लुईस पास्चर ने। ठीक है, पता तो लगाया रॉबर्ट कोच ने कि बैक्टीरियल डिजीज है ये, लेकिन इसका टीका, इसके टीके की खोज की लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की है। लुईस पास्चर ने पास्चुराइजेशन टेक्निक दिया। लुईस पास्चर ने फर्मेंटेशन के बारे में बताया। इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरियल डिजीज या डिजीज है? तो नींबू का कैंकर, गेहूं का टुंडू, सेब का क्राउन गोल्ड, इनमें से सभी। जानवरों में काला पैर डैश जनित रोग है, बैक्टीरियल डिजीज है, तो बी हमारा राइट आंसर। सूक्ष्मतम जीवाणु है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम है। अब इन सारे विकल्पों में आपको माइकोप्लाज्मा नहीं दे रखा है, तो जब माइकोप्लाज्मा नहीं दे रखा हो, क्योंकि माइकोप्लाज्मा अगर होता तब यही टिक मारते आप, लेकिन माइकोप्लाज्मा नहीं दे रखा है तो आप आंसर टिक करोगे डायलिस्टर को। सूक्ष्मतम जीवाणु स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम माइकोप्लाज्मा विकल्प में नहीं दे रखा है, तब आपको डायलिस्टर दे रखा होगा, तो ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट। और बेगिया टोआ, ठीक है, बेगिया टोआ ये हो जाएगा लार्जेस्ट। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछेगा सूक्ष्मतम जीव कौन सा है, तब डेफिनेटली आपको माइकोप्लाज्मा दिया होगा। इस तरीके के सवाल में कि सूक्ष्मतम जीवाणु कौन है, आपको हो सकता है माइकोप्लाज्मा ना मिले, लेकिन आपको डायलिस्टर दिख जाएगा। लेकिन जब सवाल रहे सूक्ष्मतम जीव कौन सा है, तब आपको डेफिनेटली माइकोप्लाज्मा एक विकल्प होगा दिया हुआ। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं, डायलिस्टर और बेगिया टोआ। किस जगत में पोषण का सबसे विविध तरीका है, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी है? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, जो 5 किंगडम्स हैं, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, एनिमिलिया है, प्लांटी है, इन सब में जो मोनेरा जगत है जिसके अंदर बैक्टीरिया है, उसके पास मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी है। कहने का मतलब ये हुआ कि इनके जो मेंबर है, इनके पास अलग अलग तरीके हैं पोषण को प्राप्त करने के लिए। अलग अलग जगत के जो सदस्य हैं, उनके पास जो तरीके हैं उनसे अधिक है मोनेरा के सदस्य के पास पोषण को प्राप्त करने के लिए। मोनेरा जगत का सामान्य लक्षण नहीं है, तो मोनेरा जगत का सामान्य लक्षण पूछे तो जो आज आपने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा लक्षण, बस उसी को अप्लाई कर देना। बैक्टीरिया के बारे में आप जानते हो, यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, ये सपोषी भी होते हैं, परपोषी भी होते हैं, तो ये भी सही है। अब देखो, अब्सेंस ऑफ सेल वॉल। अब क्योंकि मोनेरा जगत के अंदर तो माइकोप्लाज्मा भी आते हैं, अब आप बोलोगे कि मोनेरा जगत के अंदर माइकोप्लाज्मा है, इसके पास सेल वॉल नहीं है, तो हम मार देते हैं अब्सेंस ऑफ सेल वॉल, लेकिन गलत हो जाएगा। आपको बैक्टीरिया के बारे में सोच लेना है जो आज आपने पढ़ा है। बैक्टीरिया के पास पेप्टिडोग्लाइकन के सेल वॉल होते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी यही हमारा सही हो जाएगा। कोशिका भित्ति अनुपस्थित, तो ये गलत हो जाएगा, कोशिका भित्ति तो उपस्थित होते हैं। एक्सेप्शन है माइकोप्लाज्मा। जीवाणु के राइबोसोम को कहा जाता है, तो एक बैक्टीरियल सेल के पास जितने भी राइबोसोम्स होते हैं उन सबको एक साथ पोलीसोम कहा जाता है। एक साथ पोलीसोम कह देते हैं, पोलीसोम बोल दो या फिर बोल दो पोली राइबोसोम। जीवाणु जिसकी कोशिका एकमात्र कॉमा है, यानी कि एक बैक्टीरिया जिसके सेल के पास मात्र एक कॉमा है, मात्र एक कर्व है, या फिर बोल दो कॉमा है, एक कर्व, बस ये हो गया एक कर्व, क्योंकि एक से ज़्यादा हुआ तो हेलिकल हो जाएगा। तो एक कॉमा है यानी कि कॉमा शेप्ड, तो कॉमा शेप्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, विब्रियम बोलते हैं। तो विब्रियो यहाँ पर राइट आंसर। तो ये जो हमारा बैक्टीरिया चैप्टर है ये 59 MCQs के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से समाप्त हो चुका है।
मैंने कोशिश किया है कि हर तरह के सवाल आपको करवा दूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल से हमारे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगले पार्ट में प्रोटिस्टा के ऊपर। थैंक यू सो मच।